Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। साइंस में भी कौन सा चैप्टर? साइंस में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इसका लेक्चर कौन सा होने वाला है? तो लेक्चर 6 होने वाला है। अभी तक हमने इसका 5 लेक्चर कर चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर उसको देखिए, तब इस लेक्चर को देखिएगा। इसमें हम क्या क्या इस लेक्चर के माध्यम से क्या क्या कवर करने वाले हैं साथियों? इस लेक्चर के माध्यम से देखिए हम लोग करने वाले हैं जो भी पीछे की कक्षाएं में हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। अपवर्तन क्या होता है इसको देखेंगे, अपवर्तन के क्या नियम है इसको देखेंगे, और अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक से संबंधित जो अंकित प्रश्न होता है वो सभी टॉपिक यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आज हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीजें पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए। ये बताओ यार कि तो हम आपसे कह दें कि ये बताइए कि अगर क्या जो दाढ़ी बनाता है, जो हजाम दाढ़ी बनाता है दुकान पर, वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो क्या बताइएगा? अभी सुनते रहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह दे कि जो गाड़ी की हेडलाइट है, चाहे 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाला कोई भी गाड़ी है, उसका जो हेडलाइट होता है बाबू, वो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? और यहीं पर एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि यह बताओ कि जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वह उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? यह सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है साथियों। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसको देखो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। देखो तुम्हें क्या क्या चीजें नया मिलता है जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहले इसको देखिए। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ कि पीछे कक्षा में हमने क्या बताया था? कि पीछे की कक्षा में बताया था वो हमने कुछ ऐसे बताए थे। क्या होता है हमारा एफ वी और यू में कुछ संबंध बताए थे। वो हमारी क्या होती है? तो कहिएगा सर जी, होता है हमारा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में कितना 1/u। यह किसके लिए होता है? तो यह हमारा होता है दर्पण के लिए। किसके लिए है बाबू? यह हमारा दर्पण के लिए। कोई आपसे पूछ ले कि यह बताओ लेंस के लिए क्या होता है? हालांकि लेंस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हल्का सा आपको हिंट कर देते हैं। जब लेंस के लिए बात आएगी तो आप लोग बताइएगा 1/f इजिकल टू होता है 1/v प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू? -1 क्या हो जाएगा u। यह किसके लिए है? लेंस के लिए। यह सारी चीजें याद रखिएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो आदमी इसी प्लस और माइनस में कंफ्यूजन होने लगता है कि लेंस में हमारा प्लस होता है या फिर दर्पण में हमारा प्लस होता है। तो याद रखिएगा, लेंस में ये देखो, ये आपका क्या कौन सा साइन दिखाई दे रहा है? तो माइनस के रूप में साइन दिखाई दे रहा है। तो याद रखना है लेंस में हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। और जब एक में माइनस तो जाहिर सी बात है दर्पण में हमारा क्या होगा? तो दर्पण हमारा प्लस होगा। यह सारी चीजें हो गई। हाँ सर, अब जो क्वेश्चन पूछे थे थोड़ा उसका भी जवाब दीजिए ताकि हमारे जो आत्मा है उसको संतुष्टि मिले। तो देखो यार, जो हमने क्वेश्चन किया था कि जो बार्बर होता है, जो हजाम होता है, अपने दुकान पर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो बाबू जो हजाम होता है अपने दुकान पर 2 दर्पण का प्रयोग करता है। एक होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? एक समतल दर्पण और दूसरा हमारा कौन सा दर्पण? और अवतल दर्पण। ठीक है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन क्या हमने बताया था? दूसरी क्वेश्चन में आपसे पूछे थे कि जो गाड़ी की हेडलाइट है, जो गाड़ी की हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा, जो गाड़ी की हेडलाइट है उसमें हमारा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो साइड मिरर है, साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कहिएगा सर जी, जो साइड मिरर होता है ना, यहाँ पर लिख दे क्या? साइड मिरर, मिरर जो होता है साइड मिरर में कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हमारे क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह सारी चीजें आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और बताते हैं आपको, कितना सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक और बात बताओ, जब हम लोग इंजीनियरिंग में हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कांच है, हालांकि जब हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण क्या है? हमारा कांच ही है। तो कह दे ये बताओ, जो ग्लास है, ग्लास को फिगर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग का पेपर में पूछा हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं और आप लोग उसको याद रख रहिएगा। क्या है हमारा? कहे कि ये बताओ कांच के लिए किस फिगर को हम कैसे, किस फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे बॉक्स बनाइएगा और कुछ हमारा ऐसे होता है, देखिए। और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बाबू? तो कहिएगा ये हमारा कांच का रिप्रेजेंटेशन है। कांच को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग खास करके याद रखते रहिएगा। ऐसे ही पूरी हमारी ये जो दिखाई दे रहा है ना, पूरा बॉक्स में ऐसे ही आपका दिखाई देता है।
और ऐसे क्वेश्चन क्या हुआ है कि कुछ लड़के लगभग बाबू 60% लड़के इस क्वेश्चन को छोड़ कर आए थे। नहीं होगा तो गूगल पर सर्च मार के देख लेना, ठीक है। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन जिसको मालूम था वो तो कर लिया, और जिसको नहीं मालूम था वो क्या कर दिया, छोड़ कर चला आया। तो यह हमारा ये ग्लास है, और यह ग्लास का ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा सुन लो। कहेगा कि ये बताओ कि अपवर्तन है क्या। अपवर्तन के बारे में कोई पूछ ले, यह बताओ अपवर्तन कहते किसे, तो क्या बताइएगा। तो देखो यार, क्या होता है कि जब प्रकाश हमारी एक माध्यम से छोड़कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे कि कह ले कि हमारी वायु है, वायु को एक माध्यम मान लेते हैं, जो हमारा जल है उसको एक और माध्यम मान लेते हैं, जो हमारा कांच है उसको एक और माध्यम मान लेते हैं, जो हमारा हीरा है उसको एक और माध्यम मान लेते हैं। मतलब ये जो भी चीजें हमने आपको बोला है, ये सब क्या हमारे अलग अलग माध्यम है, ठीक है। अगर ऐसे कह दे कि मान लेते हैं कि एरिया हमारा खाली हो, रास्ता साफ हो, तो आप क्या करते हैं, बाइक को बहुत तेजी से चला लेते हैं। लेकिन वही बाइक जब मार्केट में जाता है, तब आदमी कहता है कि तेज चलाओ, तो आप तेज नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों की जो डेंसिटी, घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से आप अपनी रफ्तार को कम कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे प्रकाश में भी होता है। प्रकाश में जब प्रकाश जो हमारी निर्वात या फिर वायु में चलती है, उस समय हमारी जो वायु के कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश के लिए जो रास्ता होती है वो बिल्कुल साफ होता है, और उसमें प्रकाश हमारी बहुत तेजी से गति करती है। जबकि जब वही हम लोग जल में आते हैं, चाहे कांच में आते हैं, चाहे हीरे में आते हैं, तो धीरे धीरे हमारी घनत्व बढ़ने लगती है। याद रखना बाबू, जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है उसको हम लोग सघन बोलते हैं, और जिस माध्यम का घनत्व हमारा कम होता है उसको हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। तो क्या होता है, अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं कि जब प्रकाश हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका चाल हमारा परिवर्तित हो जाता है। चाल परिवर्तित होने से क्या होता है कि जो प्रकाश हमारी सीधी जानी चाहिए थी, वह सीधी न जाकर बल्कि अपने मार्ग से विक्षेपित होने लगती है। अपने मार्ग से विक्षेपित होने का मतलब क्या है कि अगर प्रकाश हमारी ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, तो सीधे न जाकर बल्कि इस पर जब अविलंब हम लोग खींचते हैं, तो अविलंब से हो सकता है या तो दूर जाएगी, या हो सकता है कि उसके पास आएगी। यही दो कंडीशन हो सकती है। तो इन्हीं दो कंडीशनों को हम सीधे एक शब्द में बोलते हैं कि क्या होता है कि जो प्रकाश माध्यम से टकराती है, तो किसी माध्यम में, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, अपने मार्ग से विक्षेपित होती है, या तो अविलंब की ओर आएगी या फिर अविलंब से दूर जाएगी। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि वह अविलंब से दूर हो जाती है, और प्रकाश की जो यही घटना है, और प्रकाश की यही घटना हमारी क्या कहलाती है, तो अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, हमारी भिन्न भिन्न होती है। जैसे में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कहिएगा सर जी, निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी 3 × 10⁻⁸ होती है। हालांकि इन सबको हम निकालेंगे, और जल के लिए कितना होता है, 2.25 × 10⁻8 होता है। ऐसे ही कह दे कि बताइए हमारा कांच के लिए कितना होता है, तो 2 × 10⁻8 होता है। यह सारी चीजें हमने आपको क्या करेंगे, आगे बताएंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अपवर्तन के नियम क्या है। तो अपवर्तन के बाबू हमारे दो नियम है, अंगुली 3 दिखाए हैं, होता 2 नियम है। क्या होता है हमारा कि पहला तो यही हो जाएगा हमारा कि क्या बोल दे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों क्या होती है हमारी, और अभिलंब, या तीनों बाबू हमारी क्या होती है, एक ही तल पर क्या होती है, हमारी स्थित होती है। क्या बताया हमने कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, और इस पर खींचा गया अविलंब, यह तीनों क्या होती हैं, एक ही तल में होती है। तो आइए क्या करते हैं, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, और फिर से हम आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा कि अविलंब की तरफ दूर हटेगी, या फिर अविलंब की ओर झुकेगी, या फिर अविलंब से दूर हटेगी। तो थोड़ा सा देखो क्या हम कर रहे हैं कि बाबू, ऊपर वाले को मान लेते हैं यह हमारा वायु वाला माध्यम, वायु का माध्यम, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला मान लेते हैं यह हमारा कांच का माध्यम है। चलो कांच का माध्यम मान लेते हैं, कांच का माध्यम है। तो ये बताओ, कांच का माध्यम है,
इसमें हमारे आदमी आसानी से आ सकता है। ये बताओ कि अगर भीड़ ज्यादा है तो आपको उसमें भीड़ में घुसना है तो आप बहुत जल्दी से घुसेंगे कि थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, धीरे से जाएंगे? तो कहिएगा सर जी भीड़ ज्यादा है तो हम तेजी से तो जा नहीं सकते हैं, सबको रास्ता लेते हुए जाएंगे तो हम धीरे से पहुंचेंगे। लेकिन जब वही हमारा वाई वाला माध्यम है, यानी कि जब रास्ता साफ होगा तब आप क्या करते हैं, स्पीड को आप लोग 70-80 की स्पीड में भी बाइक को हाँक लेते हैं। ऐसा होता है। तो बिल्कुल हमारी प्रकाश भी यही काम करती है। प्रकाश के लिए जब हमारा माध्यम निर्वात होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी जाती है। कितनी बताए थे प्रकाश की चाल? 29, 97, 92, 458 मीटर पर सेकेंड, इतना प्रकाश की चाल बताए। ऐसे नहीं याद है तो इसको बताए थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बताए थे। लेकिन किसके लिए? निर्वात के लिए। लेकिन बाबू ये देखो निर्वात हमारा साफ है, इसमें कोई भी हमारी रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कांच में आते हैं तो कांच का अपना घनत्व होता है। कांच का अपना घनत्व है, कांच के जो कण है वो काफी पास पास है। पास पास होने की वजह से प्रकाश को जाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा सा उसको समय लगता है। समय लगने के कारण क्या होती है कि उसका चाल हमारा कम हो जाता है। चाल कितनी हो जाती है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो सारी चीजें हम आगे आपको निकलवाएंगे। क्या होता है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 होती है, लेकिन कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ होती है। जब वही हम उसमें चले आते हैं, इसमें तो क्या बोलते हैं, हीरे में, तो प्रकाश की चाल और भी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, उसको आप टेंशन न लीजिए। क्या बताए हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये देखो अब प्रकाश यहाँ पर हमारी प्रवेश की दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली है, तो क्या होगा कि जब हमारा माध्यम हमारा सघन और विरल होगा। अब देखो एक और चीज निकल के आया, सघन माध्यम, और दूसरा क्या, इसको बोल रहे हैं विरल माध्यम। अब यह क्या है, यह क्या एक नया सा शब्द निकल के आया, सघन, मतलब कि उसके कण हमारे क्या क्या पास पास होंगे। जब कण हमारे पास पास होंगे तो उसको सघन बोलेंगे, और जिसमें कण हमारे दूर दूर होंगे उसको क्या बोलेंगे, विरल बोलेंगे। जैसे इस समय हम देखें तो यह बताओ, यह जो माध्यम है, जो वायु वाला माध्यम है, इस समय जहां पर हम लोग खड़े हैं, यह हमारा, और क्या कर दें कि कांच का ले लें, कांच का माध्यम ले लें, चाहे कोई पानी ले लें, तो बताओ वायु के कण हमारे पास पास होंगे या फिर पानी के कण हमारे पास पास होंगे? तो कहिए सर जी पानी का कण हमारे पास पास होगा। तो वायु और पानी में अगर हम कंपेयर करें, ये बताओ वायु और पानी में कौन हमारा सघन होगा, कौन हमारा विरल होगा? तो कहिएगा सर जी जो वायु है वो हमारा विरल होगा, जो हमारा पानी है वो हमारा सघन होगा। अब इसको दूसरे फॉर्म में आते हैं और आपको यहाँ पर बता रहे हैं क्या चीज, कि थोड़ा सा अब इधर आ जाएं तो कह दें कि यह बताओ कि पानी और कांच को ले लो, या फिर इसको ऐसे कह लें कि पानी या फिर ठोस को ले लो। तो जब ठोस और पानी में कंपेयर करेंगे तो यह बताओ जो पानी के, जो ठोस के कण होंगे वो पानी के अपेक्षा पास पास होंगे कि दूर दूर होंगे? तो कहिएगा सर जी जो ठोस के कण है वो पानी के अपेक्षा बहुत पास पास होंगे। तो पानी और जब ठोस में कंपेयर किया जाएगा तो जो ठोस है वो हमारी किस में आएगी, जो ठोस है बाबू वो हमारा चला जाएगा सघन में, जबकि किस में चला जाएगा, जो कि हमारा पानी है वो किस में चला जाएगा, हमारा विरल माध्यम में चला जाएगा। तो आप लोग जानते हैं विरल माध्यम क्या होती है और सघन माध्यम क्या होता है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी प्रकाश, दूसरी चीजें कह रहे हैं कि जब भी प्रकाश हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश, फिर सुनो, जब प्रकाश सघन बोले हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से दूर जाता है। लेकिन जब प्रकाश हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। अविलंब की तरफ क्या होगा बाबू, झुक जाएगा। तो हमने क्या बताया है, तो चलो अविलंब बनाते हैं। पहले यहाँ पर अविलंब, यहाँ पर हम बना रहे हैं। चलिए सर जी अविलंब तो आपने बना लिया। तो ये क्या है, ऊपर वाला हमारा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। नीचे वाला कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब के तरफ झुक जाती है। तो ये है हमारा अविलंब, अविलंब की तरफ हमारी झुकेगी। इसको जाना चाहिए था सीधा,
चलो इसको सीधा, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। क्या होगा, यह हमारी अविलंब की तरफ झुकेगा। तो अविलंब की तरफ क्या करते हैं, इसको झुकाते हैं। तो देखो यार, जब अविलंब की तरफ बाबू इसको झुकाएंगे तो कुछ हमारी ऐसे हो जाएगी। हो गया। ये वाला हमारा क्या है, तो इस वाले को बोलते हैं, अगर मान लेते हैं कि यह हमारा N1 है और यह भाई साहब हमारे N2 है, और इसको A मान ले, और इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या हमारा B है, और इसको I, ये I है तो ये वाला R है। तो हम आपसे पूछ लें कि यह बताओ कि यहाँ पर ये वाला किरण क्या है, ये वाला किरण क्या है, यह क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग। तो देखो यार, यह वाली जो आपको यह वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है, कौन सा एंगल है, यहीं पर लिखते हैं क्या, यहीं पर लिखते हैं। कौन सा एंगल है बाबू, हमारा एंगल है हमारा एंगल N1, N1 इसको O मान लेते हैं, N1 O, और जो A है वो हमारा क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण है, आपतन कोण। इसको किससे रिप्रेजेंट करे हैं, तो एंगल I से। और देखो यहाँ पर जो एंगल N2OB है, N2OB है बाबू, यह हमारा क्या है, यह अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल R से। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा सर जी, आप आपतन कोण अपवर्तन कोण बता दीजिए, थोड़ा आपतित किरण और अपवर्तित किरण बता दीजिए। तो आसान है यार। तो देखो यार, ये वाली जो किरण है ना, कौन सी किरण है, जो हमारी माध्यम, वे किरण जो माध्यम में प्रवेश करने जा रही है। देखो ये जो क्या हुआ है, कांच से टकराने वाली जो किरण है, यह हमारी कौन सी किरण होगी, तो यह हमारी किरण होगी आपतित किरण, आपतित किरण होगा। अच्छा, जो हमारी ये वाली किरण दिखाई दे रही है, ये वाली किरण कौन सी होगी, तो कहिएगा सर जी ये वाला किरण हमारा अपवर्तित किरण होगा। कौन सा किरण होगा, अपवर्तित किरण होगा, अपवर्तित किरण होगा। ठीक है, बता सकते हो इतना। हाँ सर, इतना सारी चीजें तो बता ही सकते हैं, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। ये वाला कौन सा माध्यम है, वाई वाला। ये वाला कौन सा माध्यम है, तो कांच वाला। यानी कि ऊपर वाला हमारा विरल है, नीचे वाला क्या है, सघन है। जब विरल से सघन में प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, अविलंब की तरफ झुकेगा। जब विरल से सब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगा। तो अब क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं, और एक दूसरा मिटाएंगे नहीं, इधर दूसरा फिगर बना देते हैं। क्या होगा, जरा सा देखो, इसको इरेज कर दिया। अब देखो, इसको इरेज कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं। ये वाला हमारा हो जाएगा कौन सा माध्यम, ये वाला है विरल, और ये वाला कौन सा है, सघन, सघन। अब दूसरा चीज है, देखो हम कह रहे हैं, अब इसी को उलाटेंगे, क्या बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, दूसरा वाला फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा वाला फिगर क्या है कि ऊपर बनाएंगे सघन, ये वाला होगा हमारा सघन, और नीचे वाला क्या होगा, हमारा विरल। तो क्या ले ले, ऊपर हमारा सघन में कुछ भी ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, और नीचे हमारा विरल है तो क्या लेते हैं, जल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो चलो यहाँ पर हम कांच ले लेते हैं, और नीचे वाले को क्या ले लेते हैं, हम पानी ले लेते हैं, यानी जल ले लेते हैं। ओके, जल ले लेते हैं। आगे चलते हैं, जब क्या होगा, प्रकाश किरण को हम यहाँ पर गुजारेंगे। देखो यार, प्रकाश किरण हमारी विरल सघन माध्यम में प्रवेश की, हाँ सर प्रवेश तो की है, तो क्या होगा, इस पर अभिलंब भी बनाएंगे ताकि हमें मालूम चल जाए या झुक कहाँ रही है। जब अभिलंब बनाएंगे हम लोग, अभिलंब कुछ हमारी ऐसी बन गई, अभिलंब हमारा बन गया। अब देखो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब की तरफ झुकेगी कि अविलंब से दूर जाएगी। तो कहिएगा सर जी, जब प्रकाश हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो अविलंब से दूर जाती है, न कि पास आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यह कुछ जानी चाहिए तो किरण हमारी ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो इसको डॉटेड बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ सर, डॉटेड बना लीजिए। जब किरण नहीं जाएगा तो क्या है, लिए इसको ऐसे बना रहे हैं, डॉटेड बनाइए। डॉटेड बना लिया हमने। अब क्या है कि अविलंब से यह दूर जाएगी, तो ये कुछ जानी चाहिए से सीधी, लेकिन सीधी ना जाएगी तो क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगी। जब दूर भागेगा तो कुछ हमारी किरण ऐसे चली जाएगी। समझ में आ रहा है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से ये वाला क्या होगा, आर होगा,
ये वाला क्या होगा हमारा I होगा, इसको N1 मान लेते हैं, इसको N2 मान लेते हैं, ये वाला O है, ये वाला A है, और इस वाले भाई साहब को B मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ कि यह बता बाबू कि यहाँ पर क्या देख रहे हो कि साइन I और यह साइन R है ना। तो जब क्या होता है कि अब आप देखो, हम आपके अपवर्तन के नियम हम आपको बता रहे हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के हमारे 2 नियम, कौन कौन हैं वही नियम हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिख देगा, इसको मिटाते हैं और यहीं पर लिख देते हैं। क्या है नियम? पहला नियम यह कहता है, स्नेल के नियम बोलते हैं इसी को, अपवर्तन के नियम कह लें या फिर स्नेल के नियम कह लें। तो स्नेल के नियम हमारा क्या है? स्नेल के नियम दिखाते हैं आपको। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है बाबू? स्नेल का नियम यही कहता है कि जो आपतन कोण, क्या देखो अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसमें जरा देखो, आपतित किरण आपतन कोण का ज्यामा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या का जो अनुपात होता है वह सदैव हमारा क्या होता है? नियतांक होता है। क्या बताया कि इस अपवर्तन में जो आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या, ज्या मतलब साइन, साइन कॉस 10 वाला बोल रहे हैं। यह किसमें आपको देखने को मिलेगा? ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे ना बवाल मचा दोगे तुम सब, इतना लेवल से उठा कर ले चलेंगे, लगेगा कि हाँ यार वाकई में ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई पढ़ा सकता है तो ऐसे ही पढ़ा सकता है। क्या है जरा आपको दिखाते हैं। स्नेल का नियम कहता है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, पहला नियम यही कहता है बाबू, आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का ज्यामा, आपतन कोण का ज्यामा तथा अपवर्तन कोण का ज्यामा, अपवर्तन कोण का ज्यामा का जो अनुपात होता है वह हमारा एक नियतांक होता है। और यही नियतांक और कुछ नहीं बल्कि क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या बताया? किसी माध्यम का आपतन कोण का नियतांक तथा उसी दूसरे माध्यम का क्या हो जाएगा? क्या ये हमारा है? अपवर्तन कोण का जो ज्या मान का जो अनुपात होता है वही हमारी क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक बाबू जिस पदार्थ का जितना ज्यादा होता है, क्या बताया हमने? अपवर्तनांक जिस पदार्थ का जितना ज्यादा होता है वह पदार्थ उतनी ठोस मानी जाती है। और जब पदार्थ हमारा ठोस होगा तो उससे जो चलने वाली प्रकाश है वो क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा, चाल हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका मतलब चाल हमारी किस पर डिपेंड कर रही है? तो चाल है वो हमारी अपवर्तनांक पर डिपेंड कर रही है। चाल किस पर डिपेंड कर रही है बाबू? अपवर्तनांक पर। जैसे इसी को हम ले लें, अब इसको माध्यम में कन्वर्ट करते हैं, जरा देखना यार। अगर इसको क्या अपवर्तनांक को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, उसको भी ख्याल रखिएगा। इसी भाई साहब को हम ऐसे लिखते हैं 1n2। इसका मतलब क्या है जरा समझो। इसका मतलब देखिए, ये लड़के सब भूल जाते हैं और गलतियां करने लगते हैं, वो गलती आपको नहीं दोहराना। सॉरी यार, खांसी हुआ है। तो देखो यार क्या बता रहे हैं कि पहला वाला ये जो है ना इसके सापेक्ष होता है। दूसरा माध्यम क्या है? दूसरे माध्यम का ही निकालना होता है। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या है हमारा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही होता है। हाँ सर यही होता है। तो जरा इसका ये तो ऐसे लिखा है, लेकिन इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जरा इसको देख लो। जब फ्रैक्शन में लिखेंगे बाबू तो जरा देखो, इसी को हम लिख सकते हैं यहीं पर n2 अपान में n1। क्या लिख सकते हैं? n2 अपान में n1। किसको? 1n2। इसका मतलब क्या है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना। ओके, तो देखो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा बाबू, इसको थोड़ा सा, अभी हमने बताया कि जो अपवर्तनांक होता है वो अगर ज्यादा होगा
तो चाल हमारी कम होती है। इसका मतलब हमने क्या बताया कि जो चाल है वो हमारी क्या होती है, चाहे इसको ऐसे लिख लें, जो n है वो 1/v के बराबर होता है। हाँ सर, बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा चाल ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, कम होगा। या फिर इसको ऐसे लिखें तो भी प्रोपोर्शनल 1/n। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी चाल जब अपवर्तनांक हमारा ज्यादा होगा तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है यार कि अगर भीड़ ज्यादा है तो जाने में तुम्हें समय ज्यादा लगेगा। जब समय ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब तुमने क्या किया हो, अपने स्पीड को कम किए हो। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी चाल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। यानी कि उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इसका मतलब इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जरा आप इसको ऐसे लिखे हो तो इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब चाल कर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको दिखाते हैं। तो देखो यार, यही भाई साहब को जो हमने ऐसे लिखा है n2/n1 लिखा है, तो यह भाई साहब हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह भाई साहब हमारे बराबर हो जाएंगे, कहिएगा सर जी v1/v2 के बराबर हो जाएंगे। यह क्या है, पहले माध्यम में चाल है अपान में, दूसरे माध्यम में क्या है हमारा चाल। ठीक है, तो यह सारी चीजें आपको याद रखना है। यह अभी हम ब्रीफ में बता रहे हैं, अभी इसका फाड़ेंगे, पूरा एकदम निचोड़ निकालेंगे। तो याद रखना है हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन हमने किया, उसके बाद से अपवर्तन क्या होता है अपवर्तन हमने बताया। इसके बाद हमने क्या बताया है, अपवर्तन के जो नियम होते हैं हमने उसको बताया है, और इसके बाद से हमने आपको अपवर्तनांक बता लिया है। इतना चीजें हमने बता लिया। अब आपको थोड़ा सा और भी चीजें बताते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, और उसको क्या कीजिए, ध्यान से देखना है, इधर उधर निगाहें नहीं भटकानी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तू सब क्वेश्चन कैसे लगाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज और भी दिखाते हैं और तब हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो आओ यार इसको हम इरेज करते हैं और दूसरी चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या करो, अपनी कॉपी में पहले नोट कर लो, जो भी चीजें हमने बोला है उसको डिफिनेशन को क्या करो, तो सब अपनी कॉपी में नोट करो। हालांकि ये सारी डिफिनेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर, अपने जो टेलीग्राम चैनल है इसी यूट्यूब चैनल के नाम पर, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, और वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगी, उसको निकाल कर तुम सब अपना तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं। तो देखो भाई, क्या है क्या नहीं है थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हम आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना, कि हम साइड में आपको लगाते जाएंगे, देख लेना कि यह की चीजें क्या है क्या नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये होने वाला है तुम लोग के लिए। कल्पना कर लेना क्या है, आपसे कोई पूछेगा यह बताओ कि वायु जो है, यहाँ पर लिख ले क्या है हमारा, द्रव्यात्मक माध्यम, यहाँ पे लिख लेते हैं द्रव्यात्मक माध्यम, और यहाँ पर लिख लेते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखना बाबू, इसको जितना चीजें हम आपको बताएंगे बस आपको उतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। क्या आपको बताना है कि कोई सबसे पहले पूछ लेगा, ये बताओ वायु जो माध्यम है, वायु माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या बताओगे, तो कहिएगा सर जी जो वायु माध्यम है, वायु माध्यम का अपवर्तनांक होता है 0.00 होता है। बता लोगे? हाँ सर जी बता लेंगे। और बताइए, हम कहें आओ यार और बताते हैं। और जानते हो तू सब कि बर्फ आपसे पूछ ले, बताइए बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्या बताओगे, कहिएगा सर जी 1.31 होता है। ओके, कोई आपसे पूछेगा यह बताओ कि जो क्या बोलते हैं, जो जल है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कहिएगा सर जी जो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। याद रहेगी? हाँ सर याद रहेगा। और क्या चीज आप बता सकते हो, और चीज आप लोग बता सकते हो, कह देगा कि यह बताओ जो एल्कोहल होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं एल्कोहल
जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का कितना होता है? तो कहिएगा सर जी जो शराबी है वो 36 घंटा हमारा शराब पीकर लोटा रहता है। ठीक है, तो अल्कोहल का कितना होता है अपवर्तनांक? 1.36 होता है। ऐसे ही कह दे कि जो तारपीन तेल होता है, तारपीन तेल होता है बाबू, तारपीन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बताइएगा सर जी तारपीन जो तेल है इसका जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा 1.44 होता है। बता लेंगे। और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि आपसे कोई पूछ लेगा यह बताओ जो नीलम है, नीलम नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है? नीलम पत्थर बड़ी फेमस है जी, जो यहाँ पे लिखते हैं नीलम, नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्या बताइएगा? कहिएगा सर जी नीलम का जो अपवर्तनांक होता है 1.77 होता है। ऐसे ही आपसे पूछेगा ये बताओ कि जो हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बाबू जो हीरा होता है ना, हीरा का अपवर्तनांक होता है हमारा 2.42 होता है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा ये बताओ सर जी आपने सबको तो बता दिया है लेकिन कांच का अपवर्तनांक नहीं बताया है। तो बाबू जो कांच का अपवर्तनांक होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.52, कहीं कहीं पर 1.5 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। यह चार्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कल्पना नहीं कर सकते हो। हम आपको इधर इधर सब क्वेश्चन दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर यह क्या है कि एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है। इसी पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा सा दिखा दे का यहीं पर। अच्छा, वो चीजें हम पूछे थे शुरुआत दौर में, उसकी हम यहीं पर बता देते हैं। कोई आपसे पूछेगा यह बताओ कि जो चश्मा है, चश्मा गोरे गोरे चश्मा का कोई गाना है ना जी, चश्मा, चश्मा में जो कांच लगाई जाती है वो कांच का नाम क्या है? तो बाबू चश्मे में ना क्रुक्स कांच लगाया जाता है। क्रुक्स कांच लगा करके क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है ताकि जो ब्लू काट है यानी कि जो ब्लू किरणें हैं, जो ब्लू रंग का जो किरणें आती है उसको क्या करता है, वो रोक लेता है। तो कौन सी कांच होती है? तो क्रुक्स। कोई आपसे पूछेगा चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है तो क्या बनाइएगा, क्या बताइएगा? तो कहिएगा जो सर जी क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कह देगा कि यह बताओ कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब में बल्ब बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो जो बल्ब बनाने के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो बाबू यह जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, ये समझ जाओ कि कहाँ कहाँ पूछा हुआ है। क्यों हम आपको बता रहे हैं, यह स्टार लगा रहे हैं, स्टार ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, तो यह सारी चीजें तुम लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस जो अपवर्तनांक है ना, इस अपवर्तनांक पर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और कुछ और भी चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना और बताना कि सर जी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको दिमाग में बैठा रहे। इसको क्या करते हैं, अब इरेज करते हैं, इरेज करके फिर आपको न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, इसको हम मिटाते हैं और आपको समझा रहे हैं न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल हमें करना है? तो सर जी न्यूमेरिकल में लिखवाए हैं आपके अपवर्तनांक का हमें न्यूमेरिकल करना है। तो हाँ यार, अपवर्तनांक तो लिखे हैं, तो चलो इसी का क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम आपको समझा रहे हैं। तो देखो बाबू, कोई ये कहेगा आपसे कि यह बताओ कि अपवर्तनांक का और सर जी क्या डिफिनेशन हो सकता है। हमने एक अपवर्तनांक यानी n बराबर साइन आई बाई साइन आर बताया, और एक और भी होता है। क्या होता है जरा उसको देख लो। अपवर्तनांक के लिए बाबू यह होता है कि अपवर्तनांक के लिए हम क्या देते हैं कि जो सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अपवर्तनांक का डिफिनेशन दे रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वही हमारी क्या होती है, तो वही होता है हमारा क्या चीज, अपवर्तनांक। तो क्या बोलेंगे इसको, निर्वात में प्रकाश की
चाल अपान में किसकी चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वह हमारी क्या होती है, तो वो होती है हमारी अपवर्तनांक। इसको अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो दूसरे रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे n इजिकल टू क्या बाबू, c भाई c अपान में क्या v, c क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यह बहुत चीजें का एग्जैक्ट कितनी होती है, तो एग्जैक्ट होता है 29 97 92 458 होता है क्या, मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको इसको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। क्वेश्चन को क्यों टफ बनाया जाए जब आसानी से हो सकता है, तो हाँ सर आसानी से जब हो सकता है क्यों टफ बनाए। तो आओ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो जो अब हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो हमारी क्या होने वाली है, जल में प्रकाश की चाल होने वाला है क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है जरा देखिए। तो यह बताओ कि जल के लिए हमने पहले तो आप लोग यही जानते हो कि सर जी अभी आपने बताया है कि n बराबर होता है हमारा c बाई v। हम कहें हाँ यार ये तो हम बताए हैं, तो बताइए आगे। ये बताओ इस जल का अपवर्तनांक हमने कितना लिखवाया है, तो कहिएगा सर जी आपने जल का अपवर्तनांक 1.33 लिखवाया। इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे ना लिख सकते हैं 4/3। क्या कह रहे हैं कि 1.33 ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाता है। तो जरा देखिएगा 4/3 है, तो 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 उठा हुआ 4 में डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, शेष कितना 1 पॉइंट, फिर से 0, 3 एकम 3, फिर से कितना 9 और फिर से 1। ये हमारी लगातार यानी कि 1.33 लगातार चलता जाएगा। और 1.33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि वी नो डैट, आप क्या जानते हो, आप इतना ही जानते हो कि आप कुछ नहीं जानते हो। क्या है कि n बराबर कितनी हो जाएगी 4/3। तो आप यही जानते हो ना, n क्या है हमारा, n है हमारा जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितनी होती है, तो कहिएगा सर जी जो जल का अपवर्तनांक n बराबर होता है वो हमारी होती है 4/3। हम कहें हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है इसको भी लिख देते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू, तो चाल हमारी होती है कितना, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, c बराबर होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हाँ सर जब होता है तो मान रख लो यार, निकल के आ जाएगा हमारा n बराबर कितना है 4/3 है, और c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ है, अपान में कितना हमें v की वैल्यू निकालना है, तो इसको पैशांतर कर लेंगे। हाँ सर तो पैशांतर करो, जब पैशांतर करेंगे तो हमारी देखो मान क्या निकल के आएगा, तो बाबू हो जाएगा यहाँ से 4v = 9 × 10⁸। हाँ सर हो गया। आगे हमें v की वैल्यू निकालना है, तो इस 4 को पैशांतर करेंगे तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। हाँ सर ठीक है, आगे बताइए, आगे हम क्या बता रहे हैं जरा देख लो। इसको 4 से 9 में भाग करो, जब भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 दूना 8, शेष कितना 1, 0 हो जाएगा कितनी, फिर से 4 दूना 8, शेष कितना 2 और 4 × 5 = 20 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आया है, यह बाबू निकल के आया है कि जो क्या होती है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है इसको यहाँ पर लिख रहे हैं जय, तो जो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुणे 10⁸ कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है, डायरेक्ट भी याद रखना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो निकाल भी सकते हो, लेकिन आप लोग इस एग्जाम में तो निकाल लेना है एकेडमिक क्लास में, लेकिन जब कंपटीशन की दुनिया में आओगे तो आपको निकालना नहीं है, सीधे दिमाग में छापना है। कितनी होती है
किसमें? जल में प्रकाश की चाल। तो कहिएगा सर जी जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुणे 10⁻8। अब क्या निकालेंगे हम? किसमें निकाले हैं? जल में प्रकाश की चाल। अब किसमें निकालेंगे? तो कांच में प्रकाश की चाल निकालते हैं। तो आओ इधर का इरेज करते हैं और कांच में प्रकाश की चाल हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? थोड़ा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यार, हमारा भी मन करता है, बहुत दिन हो गया है कैलकुलेट किए हुए। तब यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं कांच में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी जरा देख लो। कांच में प्रकाश की चाल देखो यार, आप लोग जानते हो कांच में n बराबर कितना जानते हैं? c/v। हाँ सर इतना तो हम लोग जानते हैं, और भी जानते हैं कांच के लिए जो अपवर्तनांक होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू? n बराबर जो होता है वो 1.5 लेकर चलते हैं। 1.52 होता है लेकिन इसको 1.5 लेकर ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको इतना जब लेकर कैलकुलेट करेंगे और c यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? चाल बराबर होता है c बराबर होती है हमारी कितनी? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ सर इतना तो होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो निकालते हैं इसका, तो कितनी हो जाएगी? 1.5 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। इजिकल टू 3 × 10⁸ ये क्या है? c का मान, हमें v की वैल्यू निकालना है। अब देखो यार, क्या 3 से 3 हमारा क्या होगा? कट जाएगा, और v हमारा उधर जाएगा, 2 हमारे इधर मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? v इजिकल टू आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आया है? यह निकल के आया है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸। जल में कितना होता है? 2.25 गुणे 10⁸। इतना याद रहेगी। तो इतना जब याद रहेगा तो अब क्या करते हैं कि फिर से इसको इरेज करके और आपको दिखा रहे हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है। कोई आपसे पूछेगा ये बताओ कि सबसे कठोरतम धातु कौन सा है, तो क्या बताओगे? तो जब इसमें आएंगे तो हीरा जो हमारा होता है सबसे कठोर धातु होता है। पेरियोडिक टेबल में जब चर्चा करेंगे तो क्या होगा? तो ओस्मियम होता है जो सबसे कठोर होता है, सबसे भारी धातु होती है, ठीक है। और कठोर धातु में कौन आएगा? तो हमारा हीरा आ जाएगा। याद रहेगी? हाँ सर याद रहेगा। तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा सबसे कठोर है तो उसमें भी देख लेते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसको इरेज करके थोड़ा हीरे में भी प्रकाश की चाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आओ इसको मिटाते हैं, साथ में मिटाएंगे, साथ में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना ही जीवन का क्या है? रहस्य। चलो तो किस में निकालना है बाबू? हमें निकालना है हीरे में। तो लिखेंगे हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? थोड़ा इसको देखने की कोशिश करते हैं। बाबू समय आपका है, या तो इसे सोना बना लो या फिर इसे सोने में गुजार दो। जो 20 से 20 छोड़िए ना, 18 से जो 25 साल की एज होती है ना, इस एज में अगर आदमी घर का सपोर्ट मिल जाए या फिर थोड़ा सा दोस्त अच्छे मिल जाए तो आप लोग इतना आगे बढ़ सकते हो जिसकी सीमा नहीं है। एकदम फाड़ के रख दोगे, लगेगा कि हाँ हमारी पहली जो सीढ़ी है, पहला हमारा कदम है, इतना ऊंचा हो गया है कि वहाँ से हर कोई हमें आसानी से दिखाई दे सकता है। पैसा आपके पास रहेगा ना तो हर कोई आपको चाहेगा, आपको पसंद करेगा। लेकिन जिस दिन पैसा आपके हाथ में नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपके जो सबसे अपने हैं वही हाथ छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे दिखाते हैं, लाइफ से रिलेटेड बातें क्यों करा जाए। तो हीरे की प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल देखते हैं। तो हम लोग यही जानते हैं फिर से, क्या n बराबर होता है हमारा c/v। हाँ, हीरे में हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक बताइएगा सर जी। n बराबर होता है हमारा 2.442 होता है। लेकिन हमें चूंकि न्यूमेरिकल हल करना है तो हम 2 को छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि कांच का हमने अपवर्तनांक लिखा था 1.52, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने आए
तो 1.5 ही लिख रहे थे। वैसे ही यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, और लेकिन जब इसको न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो क्या लेते हैं, 2.4 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम में हीरे से रिलेटेड हमारा क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो दिखाते हैं आपको कि क्या की चीज है क्या नहीं। हीरे का अपवर्तनांक हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है सर, तो जब ठीक है तो V बराबर क्या हम लोग C/n लिख लें, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो चलो यार हल करते हैं। तो 3 × 10⁸ n की वैल्यू कितनी है, तो जो n की वैल्यू है कहाँ गया, n की वैल्यू कहाँ लिखे हैं, 2.4 लिखे हैं, तो हो जाएगा हमारा 2.4। बाबू इसको अब हल करते हैं। जब हल करते हैं और देखते हैं मान हमारी कितनी आती है, ऊपर नीचे क्या कर ले हम, ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं, तो 30/24 × 10⁸। हाँ सर हो जाएगा, कटेगा क्या, काट लीजिए, 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24। हाँ सर इतना तो हो गया हमारा। जब इतना हो गया थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो V बराबर हमारी क्या हो जाएगी, तो V बराबर हो जाएगा हमारा 5/4 × 10⁸। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार में जाएगा, 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100, तो हो जाएगी हमारी, हो जाएगा 125 10⁸। और ये किसमें चाल है हमारी, कहिएगा सर जी ये जो चाल है ना, यह चाल हमारा जो है वो है किसके लिए, हीरे में। तो हीरे में प्रकाश की चाल हमारी इतनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी बताए थे, 2 × 10⁸। जल में कितनी बताए थे, 2.25 × 10⁸। हीरा में कितना होता है, 1.25 × 10⁸। तो यह सारी चीजें आप लोग को क्या रखनी है, मालूम रखना है, जो आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। अब मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले और आप या हमारा लेक्चर देखे होंगे, हमारे वीडियो देखे हैं, अगर आप डायरेक्ट उसको बता देंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि साला ये पढ़ा कहाँ से है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, और चुपचाप जो भी हम डिफिनीशन आपको लेक्चर के माध्यम से बोल रहे हैं उसको कॉपी में लिखना है। यहाँ पर टीचर इंगेज है और कैमरे के पीछे आप लोगों को इंगेज रहना है। ठीक है, जो चीजें हम बोल रहे हैं उसको कॉपी पर लिखना है, एक नोट्स अच्छा बनाना है, हमारा नोट्स बना कर रखना। और जब आगे बढ़ोगे कंपटीशन के दुनिया में आओगे तो देखना कि सर जी आपने जो नोट्स बनाया था वो नोट्स से क्वेश्चन हूबहू हमारे पेपर में मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और कुछ चीजें हम और भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्या बताने जा रहे हैं। अब क्या करते हैं ना, 3-4 माध्यम को एक साथ लेते हैं और फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो थोड़ा सा देखो, बाकी की क्लासेस और हम आगे की करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं। क्या है कि यहाँ देखो कि 3 माध्यम बनाने जा रहे हैं। पहला माध्यम है हमारा, इस वाले माध्यम को मान लेते हैं बाबू कि यह वाला माध्यम हमारा है वायु, चलो इसको मान लेते हैं कांच, जल है। अगला वाला माध्यम को मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, तो अगला वाला माध्यम हमारा है कांच, और आगे वाला ये जो माध्यम है, इस वाले माध्यम को मान लेते हैं बाबू, यह वाला हमारा माध्यम क्या है, तो हीरा। क्या है, हीरा। और ये वाला माध्यम हमारा क्या है, तो ये वाला माध्यम हमारा वायु है। हाँ सर, 4 माध्यम हमने बनाया है। तो चलो 4 माध्यम बनाए हैं, तो इन चारों से क्या करते हैं कि प्रकाश को गुजारते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये बताओ कि प्रकाश हमारी यहाँ पर आई, हाँ सर प्रकाश तो आ गई, टकराएगी, टकराएगा तो देख रहे हैं कि ऊपर वाला वायु है, नीचे वाला हमारा जल है, यानी कि यहाँ पर ये वाला सघन है, ये वाला विरल है। हाँ सर, ये वाला सघन है, ये वाला विरल है। तो जब प्रकाश हमारी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो अविलंब की तरफ झुकेगी, तो झुकाते हैं पहले, तो इसको हम क्या करते हैं, अविलंब बनाते हैं।
अविलंब बना लिए सर जी। अब क्या कीजिए, इसको झुका भी दीजिए तो क्या होगा, प्रकाश तो हमारी जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन सीधी जाएगा जी, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो क्या कर लेते हैं, इसको डॉटेड कर लेते हैं। डॉटेड कर लिया तो क्या होगा, अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, अविलंब की तरफ झुक गया। ठीक है, अब देखो, और जब प्रकाश यहाँ पर आया तो देख रहे हैं कि फिर से प्रकाश हमारी क्या हो रही है, प्रकाश के लिए दो माध्यम दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला जल दिखाई दे रहा है, नीचे वाला कांच दिखाई दे रहा है। तब क्या होगा, तो ऊपर वाला इस कांच के रिस्पेक्ट में वो ऊपर वाला क्या है, हमारा विरल है, कांच हमारा क्या है, सघन। जब सघन है तो प्रकाश क्या होगी, सघन माध्यम में जब प्रकाश एंट्री मारता है तो क्या होता है बाबू, वह अविलंब की तरफ क्या होती है, झुकने लगती है। तो अविलंब की तरफ झुकाएंगे, इसको झुका दीजिए सर जी। तो देखो, प्रकाश तो जानी चाहिए थी सीधा ऐसे, लेकिन सीधा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो डॉटेड बना, अब प्रकाश को क्या करते हैं, झुका देते हैं, झुक गया। अब देखो फिर से क्या होगा, जब प्रकाश हमारी यहाँ पर आई तो देख रहे हैं कि यह कांच है, यह हमारा हीरा, और जब कांच हीरा है यानी कि हीरे के रिस्पेक्ट में कांच हमारा क्या है, विरल है, विरल है, और हीरा क्या हमारा सघन है। तो प्रकाश भी क्या होगी, फिर यहाँ पर हमारा मुड़ेगा। हाँ सर, मुड़ेगा तो क्या करो कि इसको कुछ फिर ऐसे बनाओ, अविलंब बनाओ। अविलंब बनाए हैं तो अब अविलंब की तरफ क्या होगी, फिर से झुकेगा। जानी चाहिए थी सीधी, जानी चाहिए थी बाबू सीधी, लेकिन सीधी जाएगा, नहीं जाएगा, तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। अब देखो, अविलंब की तरफ ये थोड़ा सा हमारा जो झुका है, इसकी कहानी बताते हैं। अब देखो बाबू, ये अविलंब की तरफ जैसे हमारा झुका है ना, और जब यहाँ पर प्रकाश आई है तो देखो हीरा हमारा क्या है, सघन माध्यम क्या है, और ये वाला क्या है, फिर से आपको विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री मारता है तो अविलंब से दूर जाएगा कि अविलंब से पास आएगा, तो कहिएगा सर जी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की तरफ झुकता है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर जाएगा। तो हम कहें हाँ यार, एकदम तू सब तो पक्का, अब बन ही गए हो, फिजिशियन बन ही गए हो, तो अब क्या करो, अविलंब की तरफ क्या करेंगे, इसको अविलंब से दूर लेके जाएंगे। जैसे अविलंब से दूर लेके जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जरा देखो, प्रकाश हमारी आई, जानी चाहिए तो सीधी, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, क्या होगा, अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगा, हट गया। तो अब यह वाला हमारा क्या हुआ, यह वाला बन गया। अब आपको दिखा रहे हैं, देखो, एक प्रकाश को देख रहे हो तो यह जानी चाहिए थी ऐसी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी प्रकाश देखो कितना हमारा मुड़ा दिखाई दे रहा है, इतनी हमारी प्रकाश मुड़ गई। तो बाबू ये सारी चीजें क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा प्रकाश के जाने के लिए रास्ते हैं, उस रास्ते में हमारा जो माध्यम है वो बदल जा रहा था। जब माध्यम हमारा बदल जाएगा तो यह प्रकाश भी अपना रास्ता क्या करेगा, बदल लेगा। तो यही कारण है कि जब आसमान में रात में हम लोग देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों, क्योंकि जो अंतरिक्ष है ना, जो आकाश है, आकाश में हमारा माध्यम चेंज होता रहता है। कहीं पर ठंडक ज़्यादा रहती है तो कहीं पर गर्माहट ज़्यादा रहती है, कहीं पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है, कहीं पर हवा का दबाव कम होता है, कहीं पर हमारे धूल धुएं के कण ज़्यादा होते हैं तो कहीं पर कम होते हैं। तो हर एक क्षण पर क्या होता है कि प्रकाश के जो माध्यम है वो हमारा चेंज हो जाता है। एक गाना भी तो है, छाने छाने करके कुछ गाना है, वो नहीं गाएंगे तो ये सारी चीजें होती है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश के लिए माध्यम लगातार हमारा बदलता रहेगा तो क्या होगी, जब प्रकाश के लिए माध्यम हमारा लगातार बदलता रहेगा तो प्रकाश इधर उधर मुड़ती हुई जाएगी। जब मूर्ति हुई जाएगी तो हमारे आंखों में वही किरण पड़ेगी तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमाते, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं है। अच्छा, इसी अपवर्तन के कारण क्या होता है कि अपने घर में प्रैक्टिकल करना कि जब टब में पानी के, जब टब में क्या करते हैं कि टब में एक पेंसिल ले लो, ठीक है, पेंसिल को ऐसे डुबा दो तो तुम देखोगे ना कि जो पेंसिल है वो आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगा। जैसे हम कह दें कि इसको प्रैक्टिकल तुम सब करके देख सकते हो। ऐसे टब बना लें और इसमें पानी हम भरते हैं, यहाँ तक मान लेते हैं हमने पानी भरा है, ऐसे हमने पानी भर दिया है और पानी में क्या करते हैं कि पेंसिल डुबा दें हम, ठीक है। ऐसे क्या किया हमने कि एक पेंसिल को
इसमें डुबा दिया। लेकिन बाबू ये पेंसिल तो हमारा डूब गया है, ठीक है, लेकिन पेंसिल तो थोड़ा मोटा हो गया, कोई बात नहीं, चलो मोटा ही पेंसिल हम लोग यूज करेंगे। सस्ते की आदत भी कहाँ है, ठीक है। या पेंसिल है और ये पानी में डूबा हुआ है, लेकिन क्या है कि जब पेंसिल के ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु मान लेते हैं, ये वाला बी वाला बिंदु और ये वाला सी वाला बिंदु मान ले, तो जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेगी तब तक हम कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अगर ये वाला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से प्रकाश हमारी परिवर्तित होकर जा रही होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमारी प्रकाश जो है हमारी आंखों में प्रवेश करेगी। ये हमारा आंख नहीं है जी, ये तुम ही लोग का आंख है, ठीक है। तो प्रकाश हमारी यहाँ पर जाएगी, प्रकाश हमारी यहाँ पर जा रही है, हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है, लेकिन प्रकाश हमारी बाबू जब ऐसी आंखों में हमारी प्रवेश कर रही है, आपको यह वाला चीजें नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा जब यहाँ से जब आप लोग देखेंगे ना तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसको जब ऐसे मिलाओगे यह कुछ हमारी यहाँ पर आके कट करेगा और यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ही इसकी ये जो इमेज दिखाई देगी, यहाँ पर ऐसे कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, ऐसा मोड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। यहाँ टकराई, प्रवेश ऊपर मारा, यहाँ पे देखो, यहाँ से तो वायु से जल में पहुंचा, माध्यम चेंज हुआ, फिर से जल से क्या होता है, हमारी जो परावर्तित किरण है वो ऊपर आती है, तो जल से क्या होता है, जाता है हमारा वायु में, तो यहाँ पर भी माध्यम चेंज होता है। जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में पहुंचती है तो अविलंब से दूर हटता है, जैसे दूर हटता है तो यह वाला थोड़ा हमें मुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो याद रखना है, जो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जो क्या बोल रहे हैं कि जो पानी में जो पेंसिल डूबी हुई है और जो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है वो भी किसके कारण दिखाई देती है, तो भी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। ऐसे ही क्या होता है कि जब सूर्यास्त या सूर्योदय के समय क्या होता है कि जब क्षैतिज पर हमारी सूर्य नहीं होती है लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। सूरज और तारे हमसे बहुत दूरी पर हैं लेकिन उतनी दूरी हमें दिखाई नहीं देती है, हमें थोड़ा पास दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यह सारी घटनाएं किसके कारण होती है, तो अपवर्तन के कारण होती है। तो अपवर्तन आपके जीवन से रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ाए होंगे और इसका क्या करेंगे, एक और वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में आपको और भी सारी चीजें बताएंगे, जिससे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सघन विरल माध्यम में क्या रिलेशन। एक चीज यहाँ पे बता दे, क्या देख लो यार, जब हमारा माध्यम चेंज होगा ना तब की चीजें हम बता देते हैं, सुन लो। कि मान लेते हैं कि कोई हमारा ANG, इसका मतलब क्या है कि एयर से किस में जा रहा है, चलो वाटर लिख लेते हैं, एयर से वाटर में जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीजें, वाटर से हमारा जा रहा है, मान लेते हैं कांच में जा रहा है, ठीक है सर। इसका गुणा करा रहे हैं किसका, कांच का, फिर से किस में चला जाए, हमारा एयर में चला जाए, चाहे डायमंड में चला जाए, चलो डायमंड लिख लेते हैं। या फिर से डायमंड से किस में चला जाए, डायमंड से चला जाए हीरे में, किस डायमंड है, डायमंड से किस में चला जाए, फिर से वाई में जब चली जाए। हम आपसे पूछे बताओ इसका मान कितना निकल के आएगा, तो जरा देखो इसका मान कैसे निकलता है, इसको आपको समझ। हालांकि यह सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो यार, करना क्या है कि हमने इसको बताया था ना, क्या करना है कि ई भाई साहब को ऊपर, ई भाई साहब को नीचे करना है। तो क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगा NW अपान में NA, ऐसे लिखते करो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, NG अपान में क्या, NW। यहाँ से क्या हो जाएगा, ND अपान में NG। यहाँ से क्या हो जाएगा, NA अपान में क्या बाबू, ND हो जाएगी। अब देखो ये सब हमारा कट रहा है, सब हमारी कट रही है, वैल्यू कितनी आ गया हमारा 1। तो इसका मतलब प्रकाश जहां से चला, जिस माध्यम से चला, अगर प्रकाश के माध्यम में पहुंच जा रहा है तो इसके बीच सारे अपवर्तनांक कट के इसका मान कितना आ जाएगा, हमारा 1। समझ में आया है? हाँ सर समझ में आया है। तो इसको याद रखना है। तो ये बताओ इसको हम, इसका मान कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। बता पाओगे ना? कहोगे हाँ सर जी बता लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दें तो आप लोग बता सकते हो, बता सकते हो। हाँ सर। क्या है, एक चीज और सुन लो कि अगर कहीं पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वाटर दे दे, वाटर NG दे दे, कहे बताओ इसका मान कितना होगा। तो याद रखना बाबू कि जब भी ऐसे कहेगा तो इसका मतलब क्या है
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। इसको हमने क्या बताया था कि इसको लिखना है कि Ng, सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद से इसको लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो एयर लगा लीजिएगा, और इसका हमारा मान क्या होता है? यही होता है। याद रखे रहिएगा, ये सारी चीजें आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। और याद रखे रहिएगा बाबू, यह जो हमारी जो क्लास चल रही है और क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन टीचर के साथ, बेहतरीन क्वालिटी में, बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। आपका दायित्व बनता है कि आप अगर इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और अपने पढ़ाई को सुनिश्चित करो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.